नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, निबंध लेखन क्या है? पहले इसके शब्द से समझते हैं। निबंध शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, नि प्लस बंध। जब इनको तोड़कर इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, नि माने निश्चित रूप से या अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से, ये कहें कि अच्छे ढंग से, और बंध माने बंधा हुआ, बंधा हुआ, यानी ऐसी विषय वस्तु जो कि बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, अच्छे प्रकार से, बंधे हुए तरीके से प्रस्तुत की जाए, उसमें एक विशेष कसावट हो, उसकी एक विशेष संरचना हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध के अंतर्गत कई बार बच्चों को ये समझ नहीं होती, वो एक लेख की तरह ये कहें कि उसको लिख देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं, परंतु निबंध जो है व्यवस्थित तरीके से यानी बंधा हुआ होना चाहिए, एक विशेष ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसको ध्यान रखने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि विशेष इसमें कसावट होनी चाहिए, यानी इसकी जो विषय वस्तु है उसमें तारतम्यता होनी चाहिए। ये नहीं है कि सबसे पहले हमने किसी भी विषय वस्तु को, जैसे नारी शिक्षा या पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई बात आई है, तो सीधा उसकी हानियाँ क्या है, इसके लाभ क्या हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्यों हो रहा है, उनके बारे में सीधा अगर हम लिख देते हैं तो ये निबंध का जो मूल स्वरूप है उससे हटकर बात हो जाती है, यानी इसका विशेष तरीका जो है, ढंग जो है, वो सही रूप में नहीं रहता। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी विषय वस्तु को समझना होगा कि इसकी रूपरेखा क्या है। बच्चों, इसमें ध्यान देने के लिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले निबंध के बारे में हमें उसके अर्थ आदि के बारे में पता होना चाहिए। जो भी निबंध हम लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक पर, शिक्षण बिंदु पर हमें निबंध लिखना है, सबसे पहले उसकी भूमिका, प्रस्तावना, या ये कहें कि उसका आमुख जिसे हम कह सकते हैं, उसके बारे में लिखना होता है। इसको भूमिका भी कह दिया जाता है, प्रस्तावना भी इसे कहते हैं, या फिर इसे हम आमुख भी कहते हैं। आमुख में सबसे पहले इसका परिचय जो है उसको शुरुआत में हमें लिखना होता है। जैसे मान लिया निबंध आता है, नारी सशक्तिकरण या नारी शिक्षा निबंध आ जाता है, तो नारी सशक्तिकरण को लिखने से पहले नारी के बारे में हमें इसमें लिखना जरूरी हो जाता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसकी दो मुख्य इकाइयां हैं, नर और नारी जो है। तो मानव समाज की दो मुख्य इकाइयां नर और नारी है, दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसा स्थान नर का है वैसा ही स्थान नारी का है। और इससे पहले हम पंक्ति भी लिख सकते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं या वहाँ ईश्वर का निवास होता है। तो इस तरह की पंक्तियों को लिखने से निबंध जो है बहुत ही, प्रस्तावना जो है बहुत ही आकर्षक या रुचिकर जो है इसमें हो जाया करती है, दिखने में बहुत ही प्रभावशाली बात ये हमें लगती है। तो इस तरह की पंक्तियों को, सूक्तियों को प्रारंभ में, यानी बिल्कुल प्रारंभ में, मुखड़े के प्रारंभ में लिखा जा सकता है। उसके बाद नारी की क्या स्थिति है या नारी का स्थान क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करना, ये इसकी क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है, भूमिका या आमुख कहलाता है। इसके बाद किसी भी निबंध का दूसरा जो महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता है वो होता है उसकी विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंदर हमें उस निबंध की जो मूल बातें हैं उसके बारे में लिखना होता है। पहला था भूमिका या फिर प्रस्तावना, आमुख जिसको कहा, दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत हम उस निबंध से संबंधित, जैसे हमें नारी शिक्षा या नारी सशक्तिकरण से संबंधित ही लिखना है, तो नारी की शिक्षा का अर्थ क्या है, फिर उसके बाद नारी शिक्षा से होने वाले लाभ क्या है, या नारी की शिक्षा का समाज पर प्रभाव क्या है, नारी शिक्षा का महत्व क्या है, उसके बारे में लिखेंगे। यानी इसके उपशीर्षक जो है हम बना सकते हैं। शीर्षक के अंतर्गत विषय वस्तु, और विषय वस्तु में हमने, जैसे 2 नंबर हमारा ये विषय वस्तु था, इसके अंदर हम अब उपशीर्षक बना सकते हैं, जैसे नारी शिक्षा का अर्थ। उसके बाद जैसे दूसरा इसमें हम लिखेंगे कि नारी शिक्षा का अभिप्राय है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए विशेष ढंग से शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है, उन बातों को हम नारी शिक्षा के अर्थ के अंतर्गत लिखेंगे कि इनका पढ़ा लिखा होना क्यों आवश्यक है। उसके बाद नारी शिक्षा का प्रभाव क्या है, जैसे
समाज के अंदर महिलाओं के पढ़े लिखे होने से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, या इसे महत्व के रूप में भी लिख सकते हैं। नारी शिक्षा का समाज में महत्व क्या है, फिर नारी शिक्षा से होने वाले समाज को जो लाभ हैं उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तीसरी इसकी सब हेडिंग या उपशीर्षक जो है। उसके बाद इसके लिए नारी शिक्षा के लिए किए गए प्रयास, यानी क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, यानी महिला सशक्तिकरण या नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं और क्या किए जाने चाहिए। इस तरह के उपशीर्षक जो हैं हम इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। और अंत में आया करता है उसका सार, या कहें कि निष्कर्ष, या इसको उपसंहार भी कहा जाता है। उपसंहार या निष्कर्ष के अंतर्गत हम जितना भी निबंध लेखन में हमने जिन बातों पर चर्चा की है उन सब बातों से सार क्या निकला है। जैसे नारी शिक्षा से संबंधित ही बात करें तो हमने अब तक ये महसूस किया या पढ़ा, तो उससे हमें ये महसूस हुआ है कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना समाज के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक नारी पढ़ी लिखी नहीं होगी तो समाज में क्या स्थिति हो जाएगी। तो उन सब बातों पर चर्चा हम किस में करते हैं, उपसंहार में, यानी उस पूरे निबंध का सार जो है उसको संक्षिप्त रूप में हम किस में लिखते हैं, उपसंहार में लिखते हैं। तो ये इसके मुख्य रूप से ये कहें कि 3 मुख्य अंग हुआ करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, भूमिका या आमुख, उसके बाद विषय वस्तु और उसके बाद उसका उपसंहार। इसके 3 मुख्य शिक्षण बिंदु हुआ करते हैं। और इसके अंतर्गत उपशीर्षक छोटे छोटे हम और भी बना सकते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप है तो विज्ञान सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद विज्ञान का अर्थ, विज्ञान के का महत्व क्या है, विज्ञान के समाज को लाभ क्या हैं, विज्ञान की हानियाँ क्या हैं, और उसके बाद उपसंहार जो है, जैसे कि विज्ञान का जो भी उपयोग है तो वो क्या है, मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, उसको विनाश करने के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह की बातें हम इसमें लिख सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि निबंध लेखन की सीमा क्या हो। कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि निबंध कितना बड़ा लिखा जाए, उसकी शब्द सीमा क्या हो। तो आप ये ध्यान रखें कि अब तक जैसे 7वीं 8वीं कक्षा तक आपने देखा होगा कि निबंध जो है 6-7 नंबर तक आया करता है। उसमें आपको लगभग 200 से 250 शब्द सीमा जो है उसके लिए दी गई होती थी, या फिर ये कहें कि लगभग 2 या 2.5 पेज के अंदर आप उसको लिख सकते थे। अब आप बड़ी कक्षाओं में जैसे 9वीं से 10वीं 11वीं 12वीं तक की कक्षाओं में 10 अंक जो हैं अधिकतर निर्धारित होते हैं। अधिकतम अंक सीमा जो है वो 10 हुआ करती है। और शब्द सीमा जो है क्या दी होती है, 300 से 350 शब्द जो हैं वो दिए हुए होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें कि 300 से 350 शब्दों का मतलब है कि कम से कम 3 से लेकर के 4 पृष्ठ तक आप निबंध लिख सकते हैं। यानी निबंध लेखन में आप 3 से 4 पृष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक विशेष बात जो है हमेशा ध्यान रखें कि जब भी किसी भी प्रश्न पत्र में निबंध लेखन आता है तो आप निबंध को बिल्कुल अंत में लिखें। कारण ये है कि हम इसमें अपने मौलिक विचार लिखते हैं। निबंध लेखन प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिया होता है। उसका कारण ये है कि इससे हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। निबंध कभी भी आप रटी रटाई भाषा में न लिखें। आपने भले ही पाठ्य पुस्तकों से या अभ्यास पुस्तकों से या कहें कि व्याकरण से बहुत सारे निबंध आपने याद किए होंगे, पढ़े होंगे, पर वैसी क्लिष्ट या ये कहें कि बहुत ही कठिन भाषा के शब्दों का प्रयोग करना उसके लिए आवश्यक नहीं होता। अपने मौलिक विचार आपको उसमें लिखने होते हैं, सरल विचारों को उसमें लिखना होता है। बात का अर्थ उसमें समझ में आ जाना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। निबंध का मुख्य उद्देश्य आपके व्यक्तित्व को जानना होता है। एक बच्चा किसी भी विषय वस्तु के बारे में क्या सूझ रखता है, क्या समझ रखता है, वो पाठक जो है वो देखता है, या आपका अध्यापक है, कॉपी जांच करने वाला है, वो ये देखता है कि बच्चे के मूल विचार क्या हैं, यानी उसकी इस विषय वस्तु पर क्या समझ है, क्या सूझ है। एक बात ध्यान रखें, आपने मान लिया कि अध्ययन किया है या याद किया है विज्ञान के वरदान या अभिशाप, और या फिर ये कहें कि आपने बहुत सारे टाइम लगाया है, समय लगाया है याद करने को, भ्रष्टाचार और आतंकवाद निबंध को याद करने में समय लगाया है। पर इसके साथ साथ भ्रष्टाचार, आतंकवाद या विज्ञान के लाभ और हानियाँ, नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, या ये कहें कि इस तरह के टॉपिक, पर्यावरण प्रदूषण, ये आ जाते हैं। भ्रष्टाचार और आतंकवाद से संबंधित आंकड़े जो आपने याद किए वो आपके मस्तिष्क में हैं, दिमाग में हैं, याद में हैं,
परंतु पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित हम बात करें कि पर्यावरण प्रदूषण क्या है, किन किन कारणों से होता है, कौन कौन से प्रकार हैं, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, किन कारणों से होता है, इनको रोका कैसे जा सकता है, इसके लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं। और ये बातें जो हैं सार रूप में, उपसार के रूप में आप बहुत अच्छे तरीके से खुद के विचार इसमें लिख सकते हैं। तो हमेशा ही निबंध लिखने से पहले ये देखें कि कौन सा ऐसा निबंध है जिसके बारे में आप अपने मूल विचार बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी विषय वस्तु को लेते हुए उसी शिक्षण बिंदु के ऊपर आपको अपना निबंध लेखन करना है। एक बात याद रखें कि उस निबंध से संबंधित जो भी पंक्ति, यानी ऐसी पंक्तियां जैसे काव्य से संबंधित है, किसी महापुरुष के विचार हैं, कोई दोहा है, कोई नारा है, तो उस तरह की उक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग आप क्या है इसके अंदर कर सकते हैं। भले ही वो प्रारंभ हो, उसका मध्य हो या अंत हो, अंत में अगर और प्रारंभ में अगर इस तरह की उक्तियों का प्रयोग किया जाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी बचेगी देश बचेगा, इस तरह की बातें अगर हम अंत में या प्रारंभ में लिखते हैं तो वो निबंध को बहुत ही प्रभावशाली और आकर्षक बनाती है। तो ये निबंध से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी। विशेष ध्यान ये भी रखें कि त्रुटियों से यानी गलतियों से बचने की कोशिश करें। मुख्य बिंदु जो हैं, हेडिंग्स जो हैं, शीर्षक जो हैं, उनको रेखांकित करना न भूलें। और शब्द सीमा पे अभी हमने चर्चा की कि 300 से 350 का मतलब है 3 से 4 पृष्ठ, इससे अधिक में न लिखें और निबंध को अंत में लिखने का प्रयास करें। ये कुछ मुख्य बातें थी। इन बातों का प्रश्न पत्र में अवश्य ध्यान रखेंगे। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।